VBU FYUGP सेमेस्टर 5 वालों के लिए मेजर 10 इकोनॉमिक्स का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है ना, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो चलिए इस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब देखेंगे। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है जो कि लॉन्ग टाइप वाला, ठीक है। तो आप जाइए जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो ये भी सब्जेक्टिव भी है लेकिन 3 मार्क्स वाला, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए पहला हमारा हो जाता है दोस्तों, जो कि पहले ऑलरेडी पूछा जा चुका है 22 से 26 वालों का, कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। तो चलिए समझते हैं आखिर मांग की लोच क्या है। आपको इसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा पेज भर भर के नहीं लिखना है, 3 मार्क्स का है तो आपको छोटा सा परिभाषा लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पेज भरते हैं, तो पेज मत भरिएगा, ठीक है। देखिए आंसर है दोस्तों कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में जितना परिवर्तन होगा, उसके डिमांड में जितना परिवर्तन होगा दोस्तों, उसे ही हम लोग मांग की लोच कहते हैं। इससे आखिर पता चलता है हमें कि यानी इससे पता चलता है कि कीमत बढ़ने या घटने पर लोग उस वस्तु को कितना अधिक खरीद रहे हैं या फिर कितना कम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से पता चलता है मांग की लोच से। तो ये हमारा मांग की लोच हो गया। दूसरा है कि कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत से क्या समझते हैं, यानी इनका अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत क्या है। तो देखिए आंसर लिखा है कि जब कोई श्रमिक यानी जब कोई मजदूर किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उससे पैदा किए गए कुल मूल्य उसकी मजदूरी से अधिक होता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी इसका आंसर समझाएंगे। तो श्रमिक के कुल उत्पादन मूल्य और उसके मिलने वाली वास्तविक मजदूरी के बीच का यह अंतर ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। पूंजीपति इस अतिरिक्त मूल्य को खुद रखकर लाभ कमाता है, जिसे मार्क्स श्रमिकों का आर्थिक शोषण मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई मजदूर दोस्तों दिन भर में काम किया, 1000 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, 1000 रुपये का प्रोडक्ट बनाया, उसे मजदूरी कितना मिला 300 रुपया। तो जो 700 रुपया बच रहा है वो किसे मिलेगा, तो पूंजीपति को मिलेगा, उद्योगपति को मिलेगा, ठीक है। वही हमारा अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत हो गया। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा हमारा वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो ये जो हमारा वाणिज्यवाद है वो 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में एक प्रचलित आर्थिक विचारधारा थी दोस्तों। इसके अनुसार किसी राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि का मुख्य आधार जो है उसके पास मौजूद सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातु वगैरह है, ऐसा मानना था इस विचारधारा का। इसे प्राप्त करने के लिए अनुकूल व्यापार संतुलन यानी निर्यात अधिक करना है और आयात कम, यानी कि बेचना ज़्यादा है और खरीदना कम है, तथा राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया गया ताकि ये जो है इसे बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। ये हमारा वाणिज्यवाद है दोस्तों, ये विचारधारा। चलिए आगे चौथा हो गया हमारा प्राकृतिकवाद की मुख्य अवधारणा क्या है, यानी ये भी एक विचारधारा है आपका। तो देखिए ये हमारा जो है वो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में विकसित हुआ एक आर्थिक विचारधारा है जो प्राकृतिक नियम और स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करने का काम करता है। प्राकृतिकवादियों के अनुसार केवल कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो शुद्ध उत्पाद उत्पन्न करता है, जबकि उद्योग वगैरह व्यापार वगैरह को अनुमादक क्षेत्र मानता है। ये इस विचारधारा है, ठीक है। चलिए आगे पांचवा हमारा विचारधारा है दोस्तों कि एडम स्मिथ के श्रम विभाजन के सिद्धांत को लिखिए, यानी इनके द्वारा जो श्रम विभाजन का सिद्धांत किया गया उसे लिखना है। तो देखिए आंसर है कि जब उत्पादन प्रक्रिया को छोटे छोटे चरणों में बांटकर प्रत्येक चरण को अलग अलग यानी श्रमिकों को सौंपा जाता है, अलग अलग कामों को श्रमिकों को सौंपा जाता है, तो इसे श्रम विभाजन कहते हैं। यानी एक काम को अलग अलग छोटे छोटे मतलब चरणों में बांटकर अलग अलग श्रमिकों को, अलग अलग मजदूरों को बांटा जाता है, तो ये हमारा श्रम विभाजन कहलाता है। इससे श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, समय की बचत होती है और कुल उत्पादन में भी भारी वृद्धि होता है, ठीक है। तो ये हमारा था श्रम विभाजन दोस्तों, जो कि एडम स्मिथ का। चलिए आगे छठा हो गया कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। तो देखिए माल्थस के द्वारा जो जनसंख्या सिद्धांत दिया गया है वो देखिए लिखा है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है, यानी 1, 2, 4, 8, 16 से होती है, ऐसा इनका मानना था। जबकि खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि है वो गणितीय दर से होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होती है। इस असंतुलन के कारण समाज में अकाल, बीमारी और गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, ऐसा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे कि JB से के बाजार नियम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कई बार आपको ये ना पूछ के डायरेक्ट बोल देगा कि से के बाजार नियम से आप क्या समझते हैं। तो ये हमारा जो नियम है वो बताता है दोस्तों कि पूर्ति अपनी मांग खुद सर्जित करती है, यानी सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड, ठीक है। ये हमने पढ़ा था डिटेल में।
इसके अनुसार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही संसाधनों की आय प्राप्त होती है जिससे वे वस्तुएं खरीदते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था में कभी भी सामान्य अति उत्पादन या फिर बेरोजगारी की स्थिति नहीं बनती, ये इनका बाजार नियम कहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा कि महात्मा गांधी के ट्रस्टी सिद्धांत लिखिए, यानी इनके द्वारा जो ट्रस्टी सिद्धांत दिया गया था वो क्या था। तो गांधी जी के ट्रस्टी सिद्धांत के अनुसार धनवान व्यक्तियों को अपनी धन संपत्ति का मालिक न समझकर खुद को समाज का ट्रस्टी समझना चाहिए। यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धनवान है, आपके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, तो आपको खुद का मालिक नहीं समझना बल्कि ट्रस्टी समझना, संरक्षक समझना चाहिए। उन्हें अपनी ज़रूरत के इतना जो है धन रख लेना चाहिए, बाकी का जो बचा हुआ संपत्ति है उसका उपयोग समाज और गरीबों के कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत में है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि पूंजी की सीमांत क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो चलिए देखते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है। तो देखिए आंसर लिखा है कि पूंजी की सीमांत क्षमता से आशय ये हुआ, यानी मतलब ये हुआ कि किसी नई मशीन, उपकरण या फिर अन्य पूंजीगत वस्तुओं में निवेश करने पर भविष्य में मिलने वाला अनुमादिक लाभ की दर है, यानी उससे ज़्यादा मिलने वाली लाभ दर है। यह बताती है दोस्तों कि किसी निवेश से कितना लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि लाभ की संभावना अधिक होती है तो निवेश भी अधिक होता है, इन्वेस्टमेंट भी अधिक होता है। यही हमारा पूंजी का सीमांत क्षमता हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। ये दोस्तों कि अहस्तक्षेप के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अहस्तक्षेप का सिद्धांत समझ सकते हैं कि ऐसा आर्थिक विचारधारा जिसके अनुसार सरकार को देश के आर्थिक गतिविधियों जिसमें उत्पादन, व्यापार, मूल्य निर्धारण वगैरह में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वही हमारा अहस्तक्षेप सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें कि आपका जो मेजर 10 इकोनॉमिक्स है दोस्तों, उसके लिए सब ऑब्जेक्टिव आपका नहीं होता, डायरेक्ट सब्जेक्टिव होता है। 3 मार्क्स वाला पूछा जाता है, 5 मार्क्स वाला, 15 मार्क्स वाला। तो जो भी आपको जो लॉन्ग टाइप वाला करवाएं, अगर आप उसे अच्छे से कर सकते हैं या फिर कर लिए हैं तो उसी से सब आपको नीचे वाला मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको 10 प्रश्न दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।